आरजीकर हॉस्पिटल केस में जो मेन अक्यूज़ है संजय रॉय, उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिली। तो अब ये डेथ पेनल्टी वाली डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है। लोग इस चीज़ से हैरान हैं कि उसको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, पर मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि डेथ पेनल्टी तो नहीं मिलेगी। अब मुझे ये कैसे पता? इसके लिए आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगा जो न सिर्फ कंट्रोवर्शियल है बल्कि डीपली कॉम्प्लेक्स भी है, द डेथ पेनल्टी इन इंडिया। ये एक जर्नी है जो शुरू होती है हिस्ट्री के पन्नों से और जाती है मॉडर्न डे लीगल फ्रेमवर्क तक। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से अलग है। मैं इस वीडियो में कोई केस नहीं डिस्कस कर रहा, पर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। नॉर्मली मैं रिसर्च के लिए न्यूज़ रिपोर्ट देखता हूँ, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ता हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ, पर इस वीडियो की रिसर्च में मैंने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एकेडमिक रिसर्चेस पढ़ी हैं। अगर मुझे व्यूज़ के लिए वीडियो बनानी होती तो मैं 4 दिन पहले जब ये संजय रॉय वाली न्यूज़ आई थी तभी वीडियो बना दी होती, पर मैंने सोचा कि थोड़ा रिसर्च करके इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके। मैंने बोला मुझे पता था कि संजय रॉय को डेथ पेनल्टी नहीं होने वाली। इसका पहला रीज़न ये है कि इंडिया में डेथ सेंटेंस देना बहुत रेयर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डेथ सेंटेंस किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उस पर ध्यान दें तो उन्होंने काफ़ी स्पेसिफिक टर्म बोली थी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मौत की सज़ा के बारे में कोई एक्सप्लिसिट स्टांस नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मौत की सज़ा को ना तो सपोर्ट करता है ना ही उसे एबॉलिश करता है, लेकिन एक अजम्पशन ये है कि मौत की सज़ा का एग्जिस्टेंस है। आर्टिकल 134 कहता है कि मौत की सज़ा पाने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक है, और आर्टिकल 72 कहता है कि प्रेसिडेंट को उन्हें माफ़ करने का अधिकार है। मौत की सज़ा को हटाने की मांग काफ़ी पुरानी है और ये मांग कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले भी थी। कुछ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी मौत की सज़ा को हटाने की बात की थी, जैसे शिवन लाल सक्सेना जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल में थे। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोगों को फांसी दी गई थी जो अपने आप को मासूम समझते थे, इसलिए उन्होंने मौत की सज़ा को हटाने की मांग की थी। और डॉक्टर पी.के. सेन ने दूसरे देशों की मिसाल दी थी जहां मौत की सज़ा को हटा दिया गया है, और डॉक्टर अम्बेडकर भी मौत की सज़ा को हटाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा देश नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल में विश्वास करता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, लेकिन ये भी कहा था ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जा सकती है। इसका मतलब है कि मौत की सज़ा सिर्फ उन केसेस में दी जाए जब कोई और ऑप्शन ना हो, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कोई अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है क्योंकि इसका एप्लीकेशन में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिलती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने रिसर्च प्रोजेक्ट किया था और उन्होंने ये पाया कि डेथ सेंटेंस सर्व कर रहे प्रिजनर्स में से ज़्यादातर लोग इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शंस, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। मैं आगे बात करूं इसके पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर भारत में मौत की सज़ा कैसे दी जाती है। अगर एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस दे दिया गया है तो अब उनके पास एक ही आखिरी रास्ता है, रिव्यू पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन और मर्सी पेटिशन, जो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर ये सब पेटिशन डिसमिस हो जाते हैं तो एक ब्लैक वारंट इशू होता है, और ये ब्लैक वारंट ही है वो फाइनल स्टेप जब मौत की सज़ा को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। ब्लैक वारंट साइन होने के बाद कोर्ट डेट और टाइम डिसाइड करता है, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर जेल को एग्जीक्यूशनर नहीं मिलता तो पुलिस ऑफिशियल्स को ही ये काम दिया जाता है, जैसा कि याकून मेनन, अजमल कसाब और अफजल गुरु के केस में हुआ था। जब रोप तैयार होती है तो वो स्पेशली बिहार के बक्सर जेल से आती है। बक्सर जेल वहाँ का एक प्रिजन है जो ये रोप बनाता है।
और ये रोप जब तिहाड़ जेल में आती है तो कन्विक्ट का हाइट और वेट मेजर किया जाता है और फिर एक ट्रायल भी होता है जिसमें सैंडबैग का इस्तेमाल होता है। तिहाड़ जेल में आखिरी बार फांसी 1982 में बिल्ला और रांगा को हुई थी, मतलब 43 साल हो गए हैं। बिल्ला और रांगा के बारे में मैं एक वीडियो आगे बनाने वाला हूँ अपने इंडियन सीरियल किलर सीरीज़ में। जब किसी कॉन्विक्ट की फांसी की तारीख डिसाइड होती है तो उसे डेथ सेल से निकालकर एक और सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है और कॉन्विक्ट से उसका लास्ट स्टेटमेंट लिया जाता है। एक विल भी लिखा जाता है। फिर कॉन्विक्ट को अपने किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त से मिलने का मौका दिया जाता है और आखिरी बार मिलने के बाद उसे सुबह 4 बजे उठाया जाता है। उसे नहाने को कहा जाता है और नए कपड़े दिए जाते हैं। मौत के दिन कॉन्विक्ट को सुबह चाय भी दी जाती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए उसे डेथ सेल तक ले जाया जाता है और 12 आर्म्ड गार्ड्स उसके आसपास होते हैं। जेल के मैनुअल के हिसाब से एग्जीक्यूशन के वक्त ये सब लोग प्रेजेंट होते हैं। एक डॉक्टर जो डेथ सर्टिफिकेट साइन करता है, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो प्रोसेस को चेक करता है, जेलर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेलर, 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल या इक्वली आर्म्ड गार्ड्स। जब एग्जीक्यूशन का वक्त आता है तो सब लोग साइलेंट होते हैं। जेलर हैंकरचीफ से इंडिकेट करता है और फिर हैंगमैन लीवर को पुल करता है। फिर कन्विक्ट की बॉडी कुछ देर तक लटकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो डॉक्टर बॉडी को एग्जामिन करता है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था कैसे एक इंसान की जान ली जाती है, वो भी एक लीगल और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के अंदर। डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट पुराना है और इंडिया में ब्रिटिश और मुग़ल दौर में एग्जीक्यूशंस कॉमन थे। लेकिन क्या आज के मॉडर्न इंडिया में ये पनिशमेंट रेलेवेंट है? ये एक बड़ी डिबेट है और हमारा लीगल फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक ब्रिटिश एरा से ही इनहेरिट हुआ है। 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने डेथ पेनल्टी को एक्सेप्शन रादर देन द रूल बनाया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा। बच्चन सिंह केस जो कि 1980 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेथ पेनल्टी तभी दी जानी चाहिए जब क्राइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और सर्कमस्टेंसेस एक्सट्रीम हो। लेकिन इंडियन लॉ कमीशन के 262nd रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया है कि ये प्रिंसिपल प्रैक्टिकली जज सेंट्रिक सेंटेंसिंग बन गया है, जहां इंडिविजुअल जज अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पर सेंटेंसिंग करते हैं rather than a uniform approach। माची सिंह केस ने डेथ पेनल्टी के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए कुछ कैटेगरीज डिफाइन की थी, जैसे क्राइम का नेचर, मोटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम और विक्टिम की पर्सनैलिटी। लेकिन ये कैटेगरीज कभी कभी गलत अप्लाई होती है, जहाँ सिर्फ मर्डर की ब्रूटैलिटी या विक्टिम के नेचर को देखकर डेथ पेनल्टी दी जाती है बिना मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर किए। और फिर एक और फैक्टर है शॉक टू द कलेक्टिव कंसाइंस, जो कई बार डेथ सेंटेंस जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। पर क्या ये रिलायबल टेस्ट है? ये कॉन्सेप्ट कुछ कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इससे पब्लिक ओपिनियन का अनड्यू इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे बच्चन सिंह ने कहा था, अ कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इंडियन लॉ कमीशन के 2015 के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि डेथ पेनल्टी डिटरेंस के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना लोग समझते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अबाउट टू बी लॉ ब्रेकर्स डोंट लुक अप पेनल्टीज इन द लॉ बुक, दे प्लान इफ़ एट ऑल ऑन हाउ टू अवॉइड बीइंग कॉट। यानी डिटरेंस थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो लोग टेररिस्ट होते हैं उन पे ये और भी कम असर डालता है। तो अब अगर हम इनकैपेसिटेशन यानी फ्यूचर क्राइम्स को रोकने की बात करें तो ये भी गलत है कि डेथ पेनल्टी इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उतना ही इफ़ेक्टिव हो सकता है। वैसे ही रेट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी अनक्लियर है। जो मॉरल जस्टिफिकेशन है पनिशमेंट देने का, वो भी एम्बिगुअस है, क्योंकि रेट्रीब्यूशन नहीं बताता कि किस लेवल तक पनिशमेंट देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि किसी को डेथ पेनल्टी देने के बाद वो पर्सन जो रिफॉर्म हो सकता है कभी चेंज नहीं हो सकता। ये एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है जिसमें रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। जब हम लीगल सिस्टम के फ्लॉज की बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट बेस्ड बायस भी देखने को मिलते हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोगों को ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स मिलती है और इसकी वजह से फेयरनेस का क्वेश्चन उठता है। इंडियन लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि द टेंट ऑफ इनहेरेंट क्रिमिनलिटी continues to shape the interaction of member of denotified tribes with the same state apparatus। ये बायस्ड और इनजस्टिस सिस्टम में डालती है। जब बात क्लेमेंसी पावर्स की होती है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास ये पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सके, पर यह प्रोसेस भी इनकंसिस्टेंट है। मर्सी पिटीशन के डिसीजन में डिले, इम्प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन भी होता है। इसलिए अगर ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या ये सिस्टम ट्रूली फेयर है? अब एक बात क्लियर है, डेथ पेनल्टी एक डीपली फ्लॉड सिस्टम का पार्ट है। लीगल इनकन्सिस्टेंसीज, बायसेस और इनहेरेंट ब्रूटैलिटी इसको एक फेयर पनिशमेंट बनाने से रोक देते हैं। क्या हम एक ऐसे पनिशमेंट को अलाउ कर सकते हैं जो इरिवर्सिबल है और जिसमें एरर की गुंजाइश हो? शायद जवाब यही है कि हम सबको मिलकर इस टॉपिक पर और ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।